से देख के दिखबे नहीं करता है कि कहाँ पर एंड किया है बाउंड्री। जो बाहर को जो बाउंड्री कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट का? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ब्राह्मण सरकार है, जो कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्ट है, इसका एक ही मकसद, एक उद्देश्य है। और उन लोगों ने 2025 में आपको ठिकाना लगाने के लिए सब व्यवस्था करके रखा है भाई, है ना, सब व्यवस्था करने के लिए करके रखा है। एनपीआर 2020 में लाया, 19 में लागू लाया, 20 में लागू कर रहा था, हम लोगों ने रोका 29 जनवरी 2020 को बंद करके। इसके पहले मोदी और अमित शाह रोज, आप जिस घर में जो टीवी लगा के देखते हैं, जहाँ चैनल देखते हैं, वहाँ रोज बोल रहा था क्या, एनपीआर, सीए और एनपीआर, 24 घंटा मोदी और अमित शाह यही बात बोल रहे कि एनपीआर लागू करेंगे, कोई पेपर नहीं मांगेंगे, केवल सवाल पूछा जाएगा। जैसे ही 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किए, ताला लग गया। अभी रोक दिया है, रद्द नहीं किया। वही एनपीआर को 2024 में आने के बाद पूरा लागू करेगा और संविधान खत्म कर देगा। उस समय 4 लोग भी अगर रोड में आओगे तो गोली मार देगा सीधे। संविधान है, इसलिए आज मजबूर है देश का शासक वर्ग। संविधान आर्टिकल 19 है, इसलिए मजबूर है, इसलिए आप लोग यहाँ बैठ पा रहे हैं, अभी बोल पा रहे हैं। आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा संविधान के साथ में तो बोल भी नहीं पाओगे, बोलोगे मार दिए जाओगे। 3.5% ब्राह्मण है, ऊपर से विदेशी है, यूरेशियन है, लेकिन ताकत क्या है इसकी जानकारी हमारे लोग को। जितना तरह का भी आर्मी राइफल वाला जो सैनिक है ना, आर्मी, बीएसएफ, जल सेना, स्थल सेना, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, वायुसेना, खुफिया विभाग, स्पेशल ब्रांच, सीबीआई, पुलिस, सारे ब्राह्मण के अंडर में, शासक वर्ग के अंडर में। और ऊपर से देश में लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के सांसद विधायक बनता है, वो चुनाव आयोग भी उसका है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया उसके कब्जे में है। हथियार के बल पर नहीं लड़ सकते हो। क्या करना पड़ेगा? ताकत निर्माण करना पड़ेगा। 6 लाख गांव में जिन लोगों का डीएनए एक है, एक नस्ल के लोग के हैं, जिनका संविधान में अधिकार है, सभी लोगों का अधिकार खत्म हो रहा है। सभी लोग को जगा करके शक्ति निर्माण करना पड़ेगा। और 6 लाख गांव में हमारा शक्ति है, 6 लाख गांव में हमारे लोग बिखरे हुए हैं। तो 6 लाख गांव में जिस दिन जाएंगे उस दिन हमारा भी विशाल संगठन तैयार होगा। तैयारी करने में लग रही है समय, लेकिन जिस दिन 6 लाख गांव में जाएंगे, एक के बार कॉल करेंगे 6 लाख गांव में। जैसे कॉल करेंगे ना, 150 करोड़ लोग भारत में रोड में उतर जाएगा। वो शक्ति निर्माण कर रहे हैं भाई, ऐसे इसको नहीं लड़ पाओगे। वो शक्ति निर्माण करने के लिए समाज में हम लोग ऐसे पढ़े लिखे बच्चों में नेतृत्व निर्माण कर रहे हैं। ऐसा पढ़े लिखे बच्चों एक करोगे, करने में समय थोड़ा जरूर लगेगा, लेकिन जब ये शक्ति निर्माण कर लोगे तो शक्ति के बदौलत इसकी व्यवस्था को ही खत्म कर देंगे और आपकी व्यवस्था हो जाएगा। ये बच्चा लोग हमारा देश चलाएगा। जब ये राजा हो जाएगा ना, तो आपकी संविधान को फिर से इम्प्लीमेंट करेगा। और ये संविधान जिस दिन इम्प्लीमेंट 100% हो जाएगा, उस दिन हम लोग राजा हो जाएंगे। जिस 5वीं 6ठी अनुसूची के लिए यहाँ बैठे हुए हो, ऐसी लड़ने से नहीं मिलने वाला, मांगने से नहीं मिलने वाला, दुश्मन नहीं देने वाला है। कह देगा दुश्मन, कह देगा आपको, कह देगा दुश्मन। दुश्मनी करेगा कि आपको देगा जी। तो इस व्यवस्था, इस सिद्धांत के तहत में साथियों एक दिन कब्जा करने के लिए, उसकी व्यवस्था को खत्म करने के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ करके आप लोग भी इस सिद्धांत को काम करिएगा, ताकि हमारा आने वाला जनरेशन को हम जवाब दे सके। अंदर 2025 के बाद ही आपका बच्चा पूछेगा, जो बच्चा यहाँ नहीं आया है, वो पढ़ता है ना, 9th-10th में पढ़ा था ना, छुआ पुता इंटर में, जे यहाँ नहीं आलो है खन तोर संगे 25 के बाद कहते अरे सारा देश का सारा संविधान खत्म हो गया, एजुकेशन सेक्टर, रिप्रेजेंटेशन, जल जंगल जमीन का सारा अधिकार खत्म हो गया, सब लूट रहा है कंपनी लोग। तो भारत में लोकतंत्र था, संविधान था, और संविधान में आर्टिकल 19 था, जिसके तहत में आर्टिकल 19 के तहत में आप संगठन बना सकते हो,
संघ बना सकते हो, भारत में सर्वत्र प्रचार प्रसार कर सकते हो और सरकार के गलत नीति के खिलाफ में संविधान के दायरे में रह करके प्रोटेस्ट आंदोलन कर सकते थे। तो फिर संविधान में उस समय आंदोलन करके संविधान को बचाने का काम हमारे बाप लोग क्यों नहीं किया? सवाल खड़ा करेगा हमारा बच्चा लोग। तो साला हमारा मरने के बाद में फोटो में फूल माला टांगल रहता है ना, उठा के फेंक देगा बच्चा लोग। क्या साला हमारा बाप लोग गधा था, जो देश में संविधान था, आर्टिकल 19 था, तो क्यों नहीं बचाया देश को, संविधान को क्यों नहीं बचाया? बच्चा लोग सवाल करेगा। इसलिए आज हमारे बच्चों को ये बात को समझाना है और इस आधार पे कि भारत में हमारा कौन दोस्त और कौन दुश्मन, कैसे भारत में हम सत्ता व्यवस्था लाएंगे अपना, कैसे संविधान को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे संविधान को बचाएंगे, इस दिशा में काम करना चाहिए। जिस दिन हम लोग इस दिशा में काम किए और उस मुकाम तक पहुँचे तो भैया हम फिर से हजारों हजार साल के लिए सत्ता व्यवस्था यहाँ से परिवर्तन कर लेंगे। जिस दिन हम व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, इसलिए 3.5% ब्राह्मणों की ऐसी नसबंदी करेंगे ना, इसकी कोई नस्लें हैं यहाँ पैदा नहीं होगा। खत्म हो गया ना कहानी, खत्म हो गया ना। अब बता ही देता हूँ, नसबंदी करेंगे तो डायरेक्ट नसबंदी करने का मतलब है कि विश्लेषण सुनिए। तो हमारे लोग को कहेगा कि साला नसबंदी करेगा, हमारे लोग सुनता है तो क्या कहेगा कि नसबंदी करें। नसबंदी का विश्लेषण हमारे लोग गलत करता है। जिस दिन व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, ये बच्चा का हाथ में सत्ता चला जाएगा, जो देश भर में ऐसे बच्चा का लोग हैं। तो भारत में आपका आधार कार्ड है, ब्राह्मण बनाया है ना, आधार कार्ड नहीं चलेगा, वोटर कार्ड नहीं चलेगा। नौकरी करना है, डीएनए कार्ड लाओ। स्कूल में एडमिशन करना है, डीएनए कार्ड लाओ। नौकरी चाहिए, डीएनए कार्ड लाओ। वोट देना है, डीएनए कार्ड लाओ। अच्छा, संसद चुनाव लड़ना है, डीएनए कार्ड लाओ। तो ब्राह्मण का डीएनए तो विदेशी है साला, यूरेशिया का, तो भारतीय तो डीएनए उसका बनेगा ही नहीं। तो बताओ साला, डीएनए कार्ड नहीं लाएगा तो ना विधायक बनेगा, ना सांसद बनेगा, ना नौकरी करेगा। क्योंकि गुलामी करने के लिए हम लोग को चाहिए नहीं। हम लोग इतना दिन गुलाम बना कर रखा है, तो फिर उसको क्या करेंगे हम लोग? नाली साफ करो, हम तो खेदेंगे उधर है? बिल्कुल सर। जो आवारा हो जाता है, जो कुत्ता, उसको क्या करते हैं हम लोग? तो आवारा घोषित हो जाएगा। उन लोगों को क्या करना है नहीं करना है ये बच्चा लोग संभालेगा। जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण देकर तैयार कर रहे हैं ना ये बच्चे लोग को, ये बच्चा लोग संभालेगा। उसके बाद फिर हम लोग राजा हो जाएंगे, जिस दिन बच्चा लोग संभालेगा। ऊपर समाप्त करता हूँ भाई, हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो 2014 में बीजेपी सरकार सत्ता में आई कांग्रेस से, कंप्रोमाइज के तहत में ईवीएम के मुद्दे पे। जैसे 2014 में आया, 2019 के इलेक्शन के पहले एनपीआर कानून लाया, एनआरसी कानून लाया। एनआरसी कानून लाने के पहले 3 महीना से जो ब्राह्मणी मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो घर में टीवी दिखाई देता है ना, इसमें मोदी सरकार ने कहा भारत में घुसपैठिया आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं, पाकिस्तानी आ गए हैं। महीना 2 महीना कंटिन्यू खिलाया न्यूज में। जब न्यूज में खिलाया कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी आया है, तो इसको निकालना चाहिए। निकालने के लिए एनआरसी कानून लागू होगा। एनआरसी देखो कब्जोला, ये भुला जाते हैं, विश्लेषण भी थोड़ा समझना पड़ता है। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ऐसे करो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कानून लाया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो कहा कि इससे विदेशियों को पहचान करेंगे। तो लगा कि साला हाँ विदेशी घुसपैठी आ गया है। टीवी मीडिया में खिलाने के बाद देखा अरे निकालना चाहिए, ठीक कर रहा है। हम लोग क्या लगा कि विदेशियों को निकालना चाहिए। लेकिन जैसे ही एनआरसी अद्यतन किया, असम में अद्यतन मतलब लागू किया, साथियों इसका रिजल्ट भयावह आया, बहुत भयानक आया। कैसे आया? तो जब एनआरसी कानून हुआ तो नागरिकता कानून से, राष्ट्रीय नागरिकता कानून से करीब 55-56 लाख लोग इस कानून के चपेट में आ गए। नागरिकता खत्म हो गया उसका। और 55-56 लाख में मात्र 5 लाख मुसलमान।
जब ऐसा हुआ तो लोगों ने पता किया कि भाई कैसे बचा जाए। तो वहां हमारा नेपाल में बामसेफ संगठन है, तो लोगों को कहा कि बेसराम साहब से संपर्क करो। बेसराम साहब से संपर्क किया, बेसराम साहब असम गए और जब इस कानून के ऊपर में बोला और कैसे हम लोग को विदेशी घोषित कर रहा है इस पर बोला, तो ब्राह्मण लोग फिर उसमें संशोधन किया और 19,48,000 लोगों को एनआरसी कानून के चपेट में लाया, नागरिकता खत्म किया उन लोगों का, उन लोगों को विदेशी घोषित किया, जिसमें 5 लाख मुसलमान और 6 लाख आदिवासी और बाकी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी। अब सवाल पैदा हुआ कि भारत के अलावे किसी भी कंट्री में कोई एसटी एससी ओबीसी नहीं है, दूसरे कंट्री में जाति ही नहीं है भाई, भारत में सिर्फ जाति है, दूसरे कंट्री में जाति नहीं है। तो भारत में जब भारत में एसटी एससी ओबीसी है, किसी कंट्री में नहीं है, तो क्या चांद से यहां विदेशी बन के टपका भारत में? इसका मतलब एनआरसी कहता है कि विदेशियों के लिए है, बांग्लादेशियों के लिए है। तो 19 लाख में 5 लाख आने 14 लाख हमरा आने की 30% मुसलमान को, 70% एसटी एससी ओबीसी को नुकसान है। 30% इस कानून से मुसलमान को नुकसान है, 70% हम लोग को नुकसान है, उससे ज्यादा नुकसान हम लोग को है। जो असम का मुख्यमंत्री 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रहा, राज्यसभा सांसद रहा असम का, उस आदमी का नाम भी एनआरसी से बाहर कर दिया गया। उसके बाद एनपीआर लागू किया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, लिख देंगे सब बात। एनपीआर लागू किया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या खाता बही लागू करेंगे कहा। फिर एकदम महीना दिन मीडिया में खिलाया अमित शाह मोदी और कहा कि कोई भी पेपर एनपीआर के तहत में जो सर्वेयर जाएगा आपको नहीं मांगेगा। उसमें 35 सवाल है। अब 35 सवाल है, उसमें एनपीआर लागू हो जाता तो क्या होता? देखिए, एनपीआर को तो रुकवाए ना जी, 29 जनवरी 2020 को भारत बंद करके रुकवाए हैं, रद्द नहीं करवाए। लागू हो जाता क्या होता? सर्वेयर आपके घर में आता, बोलता बाबा आपका क्या नाम है, आप बोलिए। सनी भगत। सनी भगत। आपके पिताजी का नाम? मंगू भगत। मंगू भगत। आपके परदादा का नाम? दादा का? दादा का, हाँ दादा का नाम? घड़ी पहान। आपका परदादा का नाम? यही बताए सब लिखे, हम लिख रहे हैं, हम सर्वेयर है, सरकारी आदमी है, एनपीआर का सर्वे करने आए, सब लिख रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिए। आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है। भूल हुआ है एक बार। चलिए चलिए, हो गया हो गया खोजेंगे तबे ना, एक बार आके बोल दिए तो नहीं। अब परदादू का क्या नाम है? हमारा दादू का नाम है कोई भी। चलिए, मंगरा बुधवा कुछ भी हो गया। परदादू का नाम, दादू के बाप का नाम? दादू के बाप का नाम चलिए, वो भी हो गया है ना। तो बुधवा कुछ भी हो गया, चलिए ठीक है। उसके बाद में वो सवाल पूछता जा रहा है आपसे। अब आया राशन कार्ड है, वीजा है कहीं विदेश जाने के लिए, पासपोर्ट है, LIC पेपर है। ऐसा 35 सवाल है जो में यस और हाय कह रहे हैं, उसमें यस। उसके बाद पूछा कि आपके परदादा जी का कोई प्रमाण है आपके पास? कार है का जमीन जगह का ज्ञान है, कार है। परदादा जी का कोई जमीन जगह में अथी नहीं है? नहीं।
कोई पेपर नहीं, तो आपसे नहीं कहेगा, पेपर नहीं मांग रहा है, बोले कोई प्रमाण है, नहीं है, जैसे कहेगा। उसका परदादा का स्कूल सर्टिफिकेट है, नहीं, हो गया। कहेगा उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र। अब आ जाए दादा में, दादाजी का स्कूल सर्टिफिकेट है, परदादा जी का स्कूल सर्टिफिकेट है, नहीं है। स्कूल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र दादाजी का भी नहीं है, परदादा जी का भी नहीं है। अब आइए आपका स्कूल सर्टिफिकेट है, नहीं है, नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र है, नहीं, नहीं। सारा सवाल पूछने के बाद ये जो फॉर्म है लास्ट में यहाँ पर वो साइन करवाएगा, साइन कर दी। वो सरकारी पेपर में आप साइन कर दी तो वो सरकारी दस्तावेज बन जाता है। पता कर लो कोई वकील से फोन करके, अभी सरकारी पेपर में आपने साइन कर दी तो वो दस्तावेज बन जाता है। उसके बाद वो क्या क्या सर्वेयर सारा पेपर को इकट्ठा करके जिला भेजा। जिला में कोई भी पेपर आता है तो उसका स्क्रूटनी होता है, स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी करने के क्रम में आपको देखोगे कि आपका दादाजी का ही कोई प्रमाण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए हो। अब दादाजी का ही प्रमाण नहीं है तो सवाल खड़ा हो गया कि देश के निवासी नहीं हो। वो कानून जिस हिसाब से बनाया हो उस हिसाब से। तो साथियों, आपको यहाँ पर स्क्रूटनी में उसको अलग करेगा और फिर से इस पेपर को थाना में भेजेगा। थाना से आपको नोटिस जाएगा कि एनपीआर में जो जानकारी दी है उसका डॉक्यूमेंट्स जमा करो। तब आपको देखो अब कैसे फाड़ रहा है। जमीन आसमान एक कर लोगे, लेकिन दादाजी का जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जमीन आसमान एक कर लो, कहीं से पेपर नहीं ला पाओगे। उसके बाद वो पेपर पुनः कोर्ट भेजेगा, कोर्ट से 2-4 तारीख चलेगा, नहीं प्रमाणित कर पाओगे, आपकी नागरिकता खत्म हो गया। जैसे खत्म हो गया, दूसरे खत्म करेगा, उसके 1 मिनट के बाद आपकी जितने जमीनें हैं क्या है, ऑनलाइन है, सारा जमीन सीज। आपके पास कितना 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, सब आरटीओ में उधर रजिस्टर्ड है, ऑनलाइन सब देख रहा है दुश्मन। सारा तुम्हारा जितना कहेगो 2 व्हीलर 4 व्हीलर कहेगो, हाईवा तो टेलर चलेला, सब खत्म। तो दादा परदादा के नाम से कतई हुआ जमीन है, जेकर बहुत घमंड है ना, सारा खत्म हो गया एक लाइन में। कितना पैसा बैंक में रखे हो ना, वो भी ऑनलाइन है, वो आधार कार्ड से लिंक है, वो सारा दुश्मन देख रहा है, सारा पैसा खत्म हो गया 1 मिनट में। उसके बाद उसी रात दूसरे रात आपके गांव में जाएगा बंद बोगी गाड़ी और पुलिस, और कुत्ता को जैसे नगर निगम का जाता है ना, बंद करके लाएगा और वहीं पहुंचाएगा। ये लोधमा का 1000 एकड़ में बन रहा है, उसमें वहीं पहुंचाएगा और कैद करेगा। और वहां जो कैद करेगा, हमारे महिला के बच्चा के लिए बुजुर्ग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जानवर की तरह रहोगे। हमारे महिलाओं को भी साला इज्जत आबरू, तो साला इतना कानून और संविधान है, इसके बावजूद भी हमारे इज्जत आबरू को किस तरह खतरा है, और वहां कैसे हमारे लोग रहेंगे बैल बकरी की तरह। उसके बाद वहां खाना खिलाएगा, खाना जो खिलाएगा ऐसा खाना खिलाएगा, खाते खाते 1-2 साल में मर जाओगे जैसे आसाम में मरा। उसके बाद अब बाहर रहना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, तो आरएसएस के गुंडे जाएंगे, दलाल जाएंगे, कहेंगे कौन ब्राह्मण लोग, अरे ओबीसी लोग भी तो इस चपेट में आएगा ना, वो ब्राह्मण है क्या, वो तो शूद्र है, सब लोग आ जाएगा, एसटी ओबीसी मार्डी सब लोग। तो ब्राह्मण जाएगा, कहेगा बाहर निकलना चाहते हो, तो जब यहां तक पानी आ जाएगा तो बोलोगे नहीं बाहर निकलना नहीं चाहता है, बोलोगे। तो जैसे कहोगे बाप रे बाप, जैसे करो निकालो। तो फिर यही जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CA के तहत में आपको नागरिकता देगा, तो फिर हिंदू बना के देगा। और जब हिंदू बना के देगा, उसके बाद फिर शरणार्थी के रूप में रखेगा। वोट का अधिकार नहीं होगा, बोलने का अधिकार नहीं होगा, नौकरी करने का अधिकार, कुछ भी अधिकार नहीं होगा। कैसे जियोगे, जमीन नहीं रहेगा, जगह नहीं रहेगा, क्या स्थिति हवा पैदा हो जाएगा। इसके लिए साथियों, आज हम लोग को मिल करके जिन लोगों का अधिकार खत्म हो रहा है, जिन लोगों का संविधान
संवैधानिक अधिकार सारे लोग को जगा करके, हम आदिवासी लोग लड़ेंगे अकेले तो इसको नहीं हरा पाएंगे, याद रखना। जिन लोगों का संवैधानिक अधिकार खत्म कर रहा है, ये संविधान जिन लोगों का अधिकार है और सभी लोगों का खत्म कर रहा है, उस सभी लोगों को जगाना पड़ेगा और जगा करके शक्ति निर्माण करना पड़ेगा। आप लोग इस शक्ति निर्माण करने के लिए काम करोगे, ऐसी आशा विश्वास करते हुए आपने एनपीआर और एनआरसी के बारे में सुनी हमारे बात। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, आभार, जोहार, जय हिंद। आप इतने गूढ़ बात को जो हम लोगों के बीच बताए, इसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं इनकी ओर से भी आपको धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।